खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, जनाब शहजाद हुसैन बट सबर, मैं हूँ सईद काजी। इसहाक डार साहब का नाम आया निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर, और उधर पीपल्स पार्टी के हलकों की तरफ से जो है शायद इसको बड़ा वेलकम नहीं कहा गया। तो क्या इसहाक डार साहब को वो कौन से क्रीडेंशियल्स हैं जिसकी वजह से एक निगरान वज़ीर आज़म का उनके लिए नाम आया? क्योंकि IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे वोज़ हैं, जो इकनॉमिक वोज़ हैं, उसमें जहाँ शौकत तरीन साहब का नाम भी आ रहा है, इनका भी नाम आ रहा है कि जो यहाँ डिले हुआ, और ज़ाहिर है ही हैज़ बिन दी वन ऑफ द मेजर आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस इकॉनमी। जो इकॉनमी आज यहाँ जिस मकाम पे पहुँची है, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसहाक डार साहब का भी है, दीगर लोग भी थे, हफीज़ पाशा साहब और इसके अलावा, मगर हमारा मेन इनका रोल रहा है। तो क्यों, किस हवाले से, और वो कौन सी परफॉर्मेंस थी? निगरान सेटअप क्या सिर्फ 90 दिन के लिए आएगा? क्योंकि जो पार्टीज़ बनाई गई हैं उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल तबसरों में, वो स्टिल बर्थ का हो रहा है कि कोई इम्पैक्ट नहीं बना सकी। तो इलेक्शन क्या होंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मैशत का आलम है, जो हाल है, उसमें ये शायद इलेक्शन मुमकिन ना हो रहा है। कोई एक ऐसा सेटअप बना दिया जाए या जो सिविलियन फसाड के साथ, तो क्योंकि ज़ाहिर है मैशत का जो हाल है वो तो आपके सामने है। उसके साथ ही एक और आर्डीनेंस मेमरा, इससे पहले खान साहब के दौर में भी एक आर्डीनेंस आया था जिस पर हमने बड़ा रजिस्ट किया था कि फेक न्यूज़ क्या है, क्या ये मीडिया को मजल करने के लिए है, ये कैसे तय होगा? और फिर एक और बात जो मैं अभी भट्टी साहब से भी कर रहा था कि जो मीडिया है उसमें जो मीडिया मैन हैं वो तो पूरी दुनिया में उनके जो सोर्सेज हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा केस अमेरिका में हुआ था जिसमें अदालत ने अलाउ किया था कि ज़रूरी नहीं है मीडिया पर्सन या रिपोर्टर के लिए कि वो अपने सोर्स का भी उसका इजहार करे या उसको इंकशाफ करे। तो ये क्या सिलसिला होगा? मैशत का जो आलम है, उस हवाले से एक और बड़ी अहम खबर आई है। 2.3 ट्रिलियन का एक सॉवरेन फंड बनाया जा रहा है। ये क्या मामला है? और इस पर कोई लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, जिस तरह आपका प्राइवेटाइजेशन का कानून है, प्रोक्योरमेंट का कानून है। तो क्या ये डायरेक्ट सीधी प्राइवेटाइजेशन की जाएगी? और दुबई और दूसरे मुल्क जो हमें बड़े आजकल खुल के ज़रा हमारे पैसे जो है वो कर रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं हमारे कर्जे, तो क्या उनकी नज़र इस पे? इससे पहले हम PTCL जो PTC होता था उसे बेच चुके हैं, उसमें भी हमारा $1 बिलियन फंसा हुआ है, और एक बहुत बड़ा इदारा था, एक बड़ा नाम था इसका दुनिया में। अगर किसी दिन इस पर बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन से पहले, तो उसके साथ क्या हुआ, और जो दीगर जो इदारे हमने बेचे थे तकरीबन 100 के करीब, तो एक गवर्नमेंट में बेचेंगे, जिनमें से 90% जो है वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। तो प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में तो कम अज़ कम, इसने वैसे इकोनॉमिस्ट ने भी एक जगह ये एडमिट किया था कि इसके वो नतीजे नहीं निकले, और इसके साथ कहीं ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, माल सारा ऊपर गया बट साहब और गुर्बत नीचे आई। तो ये तो सेल्फ डिफीटिंग था, क्योंकि हमें आपने बताया था कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो पैसे आएंगे इससे आप हमारा कर्जा उतारेंगे, और हुआ क्या कि कर्जा तो को हमारा जितना हो गया, एहसास सारे बिक के, और रेवेन्यू कोई नहीं है। कर्जे के लिए हम इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। 7 रुपये हमारा यूनिट भी महंगा हो चुका है दोबारा से। अब सवाल एक और भी उठता है, और वो ये कि जी क्या 51 या 50 रुपये के यूनिट पे क्या सनती यूनिट्स जो हैं वो फिजिबल रहे हैं? इससे पहले बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं 21% का जो आप ने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, इस पर किसी किस्म का कारोबार नहीं हो सकता। तो इकॉनमी रिवाइव कैसे होगी? क्या हमारा जो तमाम का तमाम जो हमारी ज़राए आमदनी है वो कर्जे ही होंगे? एक है अजान पे ये सवाल हमने खोल दिए भट्टी साहब से और भट्ट साहब से, और हमारे साथ एक मेहमान इकोनॉमिस्ट भी होंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, कुछ खबरें हमने खोली, मगर पहली जो खबर है वो आई थी इसहाक डार साहब के हवाले से। वैसे ही फीलर छोड़ा गया था या ये क्या था? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सुना है इस पर इसमें कोई ऐसी खुशगवार जवाब नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं वो कौन से उस्वाए हसना हैं, वो कौन से यानी औसाफ़े हमीदा हैं जिनकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया होगा? इसहाक डार साहब की एक बड़ा शख्सियत तो है, हर चंद के कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कहते हैं ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान पे। नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी में दुबई में मुलाकात होती है, और मुलाकात में प्री प्लान इसहाक डार साहब का नाम फ्लोट किया जाता है। इसहाक डार साहब मेरी इतराज के मुताबिक बहुत हद तक मुश्किल है कि वजीर आजम निगरान नहीं आएंगे, उनसे बहुत ज्यादा मुतनाज़ आएगा। देखे, निगरान वजीर आजम का कंसेप्ट इसलिए रखा गया था
तो उसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ना हो, वो किरदार वाइज साफ हो, वो तमाम सियासी जमातों को मंजूर हो, वो सदा याफ्ता ना हो, वो गैर जानिबदार हो और साफ इलेक्शन कराए। अब इसहाक डार साहब का नाम जान के छोड़ के पीपल्स पार्टी और जरदारी की मीटिंग में हुआ, नाम कोई और है, और ये इलेक्शन जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के इनसाइड से, वो तो ये आ रही हैं कि इलेक्शन फिलहाल होंगे ही नहीं। इसहाक डार साहब से तो बेहतर है मरियम नवाज साहबा को आप वजीर आजम निगरान लगा दें, वो गैर मुतनाज़ा है। उन्होंने क्योंकि दो मुल्क के अदारों पर 2018 में बहुत कीचड़ उछाला था, अदलिया पर भी कीचड़ उठाने में वो माशाल्लाह माहिर रखती है, शोहरत भट्टी साहब रखती मुझे है। एक बात और बताएं, समधी हैं, एक पार्टी के सेनेटर हैं, निगरान जो सेटअप है उसकी बुनियाद ये होती है कि वो गैर जानबदार हो, दोनों पार्टियां, दोनों जो अपोजिशन है साहब, उसको काबिल कबूल हो। तो ये कोई मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? आप आइन और कानून की बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन तो है ही नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं वो बंदे ने हलफ उठाना होता है मुल्क से वफादारी का, कुछ लोगों ने हलफ उठाना होता है अपने लूटे हुए माल को बचाने का। अगर इसहाक डार मुतनादा नहीं तो 23 करोड़ अवाम में तो मुतनादा शख्स है ही कोई नहीं। आपको याद होगा ये नवाज शरीफ के बारे में आपने देखा होगा कि सुल्तानी गवाह बने थे, 164 का बयान दिया था, फिर मुल्क से भाग गए। तो ऐसा शख्स का नाम फ्लोट करना ही पाकिस्तान के आइन को से बगावत करने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान की अदालतों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान को सियासत को, जमहूरियत को दागदार करने का एक शख्स, एक पार्टी है, एक सियासी जमात का बदतरीन मुखालिफ है। वो वजीर आजम जो 3 साल रहे, मुल्क से 4 साल से भागे हुए, 3 दफा रहे, उनका करीबी अजीज है, उन्हीं की वजह से उन्हीं के जहाज में गए और उन्हीं के जहाज में आए। ऐसे शख्स का नाम मेरा ख्याल है जानबूझ के छोड़ा गया और फिर इससे भी मशकूक आदमी को लाया जाएगा, कहेगा देखा हमने तो मान लिया। क्या इनको कोई एक सियासी जमात, ये तो नून लीग को काबिल कबूल नहीं है, मैं आपको बड़ी मजेदारी की बात बता रहा हूँ, और तो और शहबाज शरीफ साहब को काबिल कबूल नहीं है। मरियम साहब के कैंडिडेट ये हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के हो सकते हैं, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट में भी एतमाद नहीं कर रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट पर भी एतमाद अच्छा, अब नहीं भट्टी कर साहब रहे। एक खबर मैं चला रहा हूं आपके सामने, IMF ब्लेम्स डार तरीन फॉर डिरेलिंग प्रोग्राम। सलीस उर्दू इसमें मतलब ये है कि जो IMF के प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हुआ उसमें डार साहब का नाम वो ले रहे हैं, IMF और तरीन साहब का। कौन से तरीन साहब? शौकत तरीन साहब का। ये तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कबूल नहीं है। और खबरें ये भी हैं, भट्ट साहब मैं आपका इनपुट इस पर चाहूंगा कि हमारे जो मुक्तदर लोग हैं उन्होंने भी इस नाम पर नाखुशी का इज़हार किया। काजी साहब और काजी साहब ये नाम मैं 1 मिनट लूंगा, ये नाम जान के अस्करी क़यादत को जिच करने के लिए छोड़ा गया है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको 1-2 और नाम नजर आएंगे, जान के तंग किया गया है, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ के साथ कसम खाई थी 2018 में खलाई मखलूक ने जिन्हें धांधली की, जिनके ये शुरू से खिलाफ हैं, जिस अदारे के, उसके खिलाफ इंतकाम लेना चाह रहे हैं। मेरी नजर में ये मुल्क को मजाक बना दिया, इन्होंने खाड़ा बना दिया, इस मुल्क को बेआइन कर दिया, पाकिस्तान को अदालतों की रसवाई करना, उन पर चढ़ाई करना, उन पर हमले करना इन्होंने मामूल बना लिया है। तो अदारों को भी अब चाहिए अपने इज्जत और वकार के लिए अपनी गैर जानबदारी साबित करे, और जो उन्होंने ओथ लिया हुआ मुल्क से वफादारी का, अवाम की जानो माल कुछ करने पर उस पर अमल दरामद कराएं। इन लोगों को इतनी खुली छुट्टी देना, ये आगे ही कभी सहाफत को फतह करने चलते हैं, कभी सियासी मुखालिफिन को खत्म करना चलते हैं, कभी आइन को खत्म करना चाहते हैं, कभी अदलिया को, कभी अदारों को। तो इस रविश को रोकना होगा, वरना इसमें छुपा तूफान मुल्क में किसी भी वक्त उन लोगों की तरफ जा सकता है जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क को लूटा। अच्छा भट्ट साहब, ये नाम पार्टी का तो नाम आना ही नहीं चाहिए। मतलब आप एक पार्टी के वजीर खजाना हैं, रिश्तेदार हैं, तो फिर ये नाम फ्लोट करना आपको संजीदा बात लगती है? काजी साहब, हमारे बड़े ये कहते थे कि गोरों का एक असूल है, फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये कुछ मुझे इस तरह लग रहा है, इसहाक डार को किसी ने बनाना नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, लेकिन ये एक नाम छोड़ा गया, अच्छा छोड़ा गया। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और मेरी जो खबर है, खबर ये है कि इस वक्त जितने भी इजलास दुबई में हुए या इंग्लैंड में हुए, उन तमाम में हमने बैठकर एक फ़ैसला किया कि हमने ये प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या ये हो सकता है, किसी एक पे कंसेंसस करके नाम किसी को पेश किए जाए।
अब जब नाम हमने काजी सईद को पेश करने हैं तो काजी सईद नाम लेने को तैयार ही नहीं है, और काजी सईद ने आगे शहजाद हुसैन भट्ट को ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि तुम अपनी कबीना बनाओ। वो नाम कौन सा है काजी साहब, जो अभी तक आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और किसी को इल्म नहीं है। नाम वही है, एक ही नाम है, और वो अपनी कबीना बनाने के लिए लोगों से मुतरक है। इंग्लैंड में मौजूद एक शख्स से उन साहब की बात भी हुई है। काजी साहब इस वक्त जो मामला वो भी किसी पार्टी के हैं या पार्टी? बिल्कुल पार्टी नहीं है। इस वक्त मुल्क सिर्फ एक ही चीज से आगे बढ़ सकता है कि जो मुल्क छोड़कर लोग चले गए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के टाइम बाहर की कंट्री के लोग जो पढ़े लिखे अफराद थे हमारे वापस आए थे। अब भी पाकिस्तान अगर चलेगा तो सिर्फ एक ही सूरत में चलेगा, जो बाहर मकीम हमारे बैठे पढ़ा लिखा तबका है वो वापस आएगा, वो वजीर बनेंगे, वो मुल्क चलाएंगे, तो माशे ठीक हो सकती है। साहब इनकी तो नहीं हो सकती। यहाँ पे मुइन कुरैशी साहब आए थे, जिनके वालिद साहब की जो आखिरी आरामगाह है उसको मियानी साहब में तलाश किया गया था और फिर एक जगह पे कतबा लगा के पेश कर दिया गया था। आपको याद होगा, ये जो बाहर से आई हैं क़यामतें हमारे ऊपर, फिर हफीज़ शेख साहब भी बाहर से आए थे, और बाहर से और कौन कौन नहीं आया। और वो लोग जो अंदर से बाहर चले जाते हैं, जो माल इधर से खाते हैं, अंडे बाहर देते हैं। आपको कुछ पता तो चला होगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। तो क्या कहां से लाएं वो लोग, जो लोग इस मुल्क को इस मंडार से निकालें? बड़ी साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? काजी साहब मैं आपको बात बताऊं, एक सियासी जमात है गालमन, जिसका नाम पता नहीं कभी जनेजो लीग था, कभी काफ लीग था, शायद आजकल नून लीग है। इनका टाइम शुरू हो गया। इनकी एक साजिश पकड़ी गई है जो इन्होंने लंदन और दुबई के महलात में की थी। ये निगरान हुकूमत के रूम में इमरान खान को गिरफ्तार कराना चाहते हैं और बहुत बड़े अदारों पर हमला करना चाह रहे हैं। जानबूझकर इस नाम को फ्लोट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है अब असल बारी इनकी आने वाली है। इन्हें मजबूर किया गया था कि एक तरीके इंसाफ के चेयरमैन की बाज लोगों के साथ जाती नाराज हो गई थी, लेकिन इन्हें अल्टरनेट के तौर पर लाया गया, लेकिन इन्होंने हर एक को चीट किया, धोखा दिया। अब मेरा ख्याल है बारी इनकी है। ना जान के नाम छोड़ा जा रहा है, पल्स ली जा रही है कि लोगों का क्या रिएक्शन है। इतना कोई बेवकूफ नहीं कि इसाक डार साहब नहायत काबिल एहतराम, लेकिन मुतनादा नाम, तारीख का मुतनादा नाम, नेफस से अगर IMF से जिसकी वजह से 7.5 में बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, ऐसे शख्स का नाम ही लोड करना। अच्छा बड़ी साहब मैंने एक शॉर्ट सुनवाना है आपको, और मैं जो मेरी नाचीज राय है, जो मैं कंसिस्टेंटली अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ अब अगर वो सुना है कि मरियम नवाज ने भी ये ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा, सुना है कि मुझे वजीर आज़म बना दिया जाए तो मैं 2 साल में पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतार सकती हूँ। मेरे में इतनी अहलियत और सलाहियत है कि मैं तमाम मुजरिमों को सजा भी दूंगा। अगर मरियम नवाज के नाम पर कंसेंसस हो जाता है तो डू यू थिंक मुल्क IMF के जुगल से आज़ाद हो जाएगा? देखिए भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि जंगल में जब शेर आ जाए और आपके करीब दरख्त भी ना हो तो फिर जो करना होता है शेर नहीं करना होता है। तो मैंने वैसे ही सुना दिया आपको, लेकिन मैं आपका जवाब बाद में दूंगा। पहले मोहम्मद अहमद खान साहब जो कि कैबिनेट में भी हैं और हमारे दो हैं, उनका एक बयान सुनवाता हूँ आपको। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक बात समझ नहीं आती, हमें तो यही बताया गया था और हम सिद्ध के दिल से यकीन रखते हैं कि जितने माहिर मैशत के जनाब इसाक डार साहब हैं, और नताइज आपके सामने हैं, एशियन टाइगर तो बने हुए हमें कई साल हो गए हैं, तो फिर कौन से माहिर पीछे रह गए ने? जे किसने साढ़े का और तजर्बे करने ने? आपको बात बताऊं, मलक अहमद खान साहब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन अब ये अहम नहीं रहे। ये कब के बड़े का रोल अदा किया था एक स्टेज पे, उनके सुसर हो रहे जिन्होंने मौजूदा PDM और बाद लोगों के दरमियान, अब ये इतने अहम नहीं रहे। इनके साथ भी तो हुआ, इन्हें कहा गया था वजीर आला आपको बनाया जाएगा, फिर एंड पे नहीं बनाया गया। तो मेरे ख्याल में अब पार्टी शुरू होने वाली है। 15 माह जो इन्होंने अपनी कोशिश करनी थी जिस जमात को खत्म करने की, जिसका नाम तरीके इंसाफ है, उसमें एक नाकामियों की तवील तरह दास्तान है। हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना इन्होंने 15 माह उसको गिरफ्तार, उसके चेयरमैन को करने की कोई कामयाबी नहीं हुई। तो अब मेरा ख्याल है इनके हाथों से भी रेत खिसक रही है। मेरे ख्याल में भी निगरान हुकूमत मुबैन खदशा है कि वो एक ज्यादा जाएगी, लेकिन कोई ऐसा मुतनादा शख्स नहीं आएगा
जो सियासी हो, क्योंकि इनके पुराने माजी की वजह से आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है और पाकिस्तान के इदारों को अब इसका एहसास हो रहा है कि इन लोगों पर मजीद एतमाद किया गया तो पाकिस्तान की आवाम बहुत बड़ी बगावत हो सकती है और सड़कों पर आ सकते हैं। वो अल्लाह होगी ताला हमें महंगाई अपने की हिफ्ज़-ओ-अमान में वजह रखे। आरिफ साहब, मुझे जो नहीं। लग रहा है, मैंने फील किया है कि जो मामलात हैं वो मार्च तक तो कंफर्म मुझे समझ आ रही है, लेकिन ये क्या 3-4 साल तक मामले की प्लानिंग आपको नजर नहीं आ रही? किस तरह देख रहे हैं इसको? देखें, मार्च तक तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये आगे जाएगा क्योंकि मौजूदा पॉलिटिशियन मिच्योर नहीं हो रहे, ये नहीं समझ रहे। आपको गुजारिश किया है 90 दिन, आप सबको पता है पूरे मुल्क को कि पंजाब हुकूमत भी 90 दिन में निगरान हुकूमत आई और KPK में कहाँ गए आई, कहाँ गए अदालतों के हुक्म। अगर मुल्क को धक्केशाही से चलाना है तो ये मुमकिन नहीं है। लंदन बैठे आखिर कोई तो वजह होगी, दुबई बैठे मोहतरम नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे, इसकी कोई तो बैकग्राउंड होगी। हाँ, सितंबर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, उससे ऐसे फैसले आ जाएं जो अदालतों के लिए भी ज़ियाउल हक दौर की मिसाल बन जाए, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निगरान सेटअप ज्यादा तवील जाता हुआ देख रहा हूँ। उसकी टाइम वो तो ठीक है तो नहीं भट्टी कह साहब, सकता। मैं एक मासूमाना सी बात भट्ट साहब आपसे करना चाहता हूँ। एक मिसाल दे के छोटी सी, एक फिल्म में हकीम साहब की बच्ची का रिश्ता लेने जाते हैं मुनव्वर ज़रीफ, तो कहते बेटा रिश्ता तो दे दूंगा मगर मैंने एक दवाई बनाई है वो मैंने तुम पे टेस्ट करनी है। तो सवाल ये है कि हुण नया केड़ा हकीम ले आना जे, जिन हकीमों के हवाले आपने मैशत की थी, आपने मुझसे वो सवाल नहीं पूछा। मैंने आपको कहा था साहब, बात ये नहीं, अर्ज सुने, मैं बात हकीम की नहीं है, बात खत्म करता बात हूं। पहले सिर्फ एक ही होगी। मुझे गली में एक बंदा मिला, उसने कहा पाकिस्तान की हर बंदी की तनख्वाह 3 गुना बढ़ सकती है। मैं कहा कैसे? कहते सनू तनख्वाह रुपया जिन्हें दो अफगानियाँ दो, अगर आप हमें अफगानियों में देंगे, एक अफगानी के 3.25 रुपए आते हैं। और साइंसदानों और केड़ा भट्टी साहब तजर्बा करना जी साढ़े तय, प्लीज बताएं मुझे। ऐसा तजर्बा नहीं, अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। आप थोड़ा सा समझे, अवाम ने 2018 में निकली अपनी राय का इजहार किया, आपने उसकी राय को खत्म कराया 22 अप्रैल 2002 में, सॉरी 2022 में। अब ये जो साजिशें कर रहे हैं इनकी है मेरी नजर में एक ऐसा खामोश तूफान जो जेरे जमीन पक रहा है, उसका टाइम फ्रेम तो मैं नहीं कह सकता। इनके प्लान नाकाम होंगे। दुबई में होने वाली मुलाकात में आज इन्होंने उस इशू को इशू बना दिया जो डिस्कस ही नहीं था। 7.5 पे बिजली है, हम इसहाक डार कर रहे हैं कि जब पहले वो सुल्तानी गवाह बन गए, फिर वो मुल्क से भाग गए, फिर वो फिनांस मिनिस्टर पहले आके ओथ लिया। ऐसे मुतनाज़ा शख्स का नाम लेना ही पार्लियामेंट की तौहीन है। इसे निगरान नहीं कह सकते, इसे और कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनसे बेहतर मरियम नवाज है। हाँ, उनमें इंतकाम का जज्बा भी है, वो गुस्से का इजहार भी कर चुकी है, PDM की तकरीरों में उनके जलसे और उनके ख्यालात भी इजहार है। तो ठीक है भाई, अगर आप पाकिस्तान को बेआइन कर ही रहे हो, अली साहब आपकी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुझे तो 6 साल मंसूबे पर अब कुछ यकीन आता जा रहा है कि ये जो चीजें जा रही हैं ये एक बज़ाब्ता, आपका ख्याल है वजीर आजम दुबई या सऊदी अरब में डिस्कस हो रहा है? मुझे तो ये 6 साल मंसूबे पर डिस्कशन लग रही है। भट्ट साहब, वो जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं इनकी प्लानिंग यही है, लेकिन मैं इनकी प्लानिंग के पीछे ऊपर अल्लाह की प्लानिंग के जो साहिब इल्म लोग हैं, जो दीनदार हैं, अल्लाह के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चंद गंदे आंडों का, वो जो भी है जिस रूम में भी है, उनका सफाया होने वाला है। मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। इनकी प्लानिंग 5 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, निगरान की अपने सेटअप लाने की हो सकती है। इसको मार दो, उसको गोली मार दो, उसको गिरफ्तार कर दो, उसको मुल्क छोड़ दो, उसमें 100 पर्चे कर दो, उसमें 200 कर दो, लेकिन इनका खेल खत्म होने वाला है क्योंकि इन्हें 15 माह से ज्यादा टाइम दे के पाकिस्तान के अदारे और इंटरनेशनल पूरी दुनिया देख रही है कि ये मुल्क को चलाने की अहलियत नहीं रखते। ये और हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, PDM और पाकिस्तान, इनमें से कुछ लोग अच्छे होंगे। मैं अगली स्टोरी पे जा रहा हूँ। आजम खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए। बट साहब, कोई आपकी इतला में है जो उन्होंने कोई बताया है, जो उनका एक मुबैना दफ़ा क्या होती है 164 होती है, अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ जी, उसको नहीं ये आजम खान साहब ने जो जी सर, वो आजम खान साहब अलकादर ट्रस्ट में भी पेश हुए हैं। बात ये है, जो दूसरा पहलू भी थोड़ा सा देख लेने था ना, कि नवाज शरीफ के दौर में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, राना सनाउल्लाह भी थे, उनको भी सजाएं हुई।
इस दौर में कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कोई ऐसा शख्स जो है वो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। जो भी बंदा है वो ये कहता है जी जुल्म ज्यादती बहुत हो रही है, इस वक्त हो रही होगी, तशद्दुद हो रहा होगा, लेकिन काजी साहब जमातें ऐसे तो नहीं चलती ना। जमातों में जब दोस्त साथ हो जाते हैं, जिनको हलवा खिलाया जाता था, ये आजम खान साहब हलवा खाते थे। ये तो सरकारी मुलाजिम है ना, ये तो पार्टी का ऐसा नहीं थे, पीटीआई का ऐसा तो नहीं था। यही तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे काजी साहब। ये अब अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे कंफ्यूजन है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह 14-14, 15-15 लाख कर दी गई थी पिछली को, इनकी भी तनख्वाह बढ़ाई गई थी क्यों भट्टी साहब? आपके पास कोई ऐसी इतला है? आप जानते हैं ना कि 2-2 तनख्वाहें ले रहे थे जो बड़े लायक और जीनियस ब्यूरोक्रेट थे उस जमाने में भट्टी साहब। वो कादी साहब वो जो 10 गुना ज्यादा सैलरी ले रहे थे वो एक खानदान के जाती मुलाजम थे और मैं तो समझता हूं अमीर करने के लिए काम कर रहे थे। अच्छा नहीं अच्छा, इम्तिहान क्या दिया था, लेकिन उन्होंने रूप धारा हुआ था। अल्लाह ने हमसे इम्तिहान लेना है इस मुल्क से ही, अल्लाह ताला। हालांकि आजम खान और शहजाद अकबर, मेरी नजर में फरा इन मोहतरमा ने जो इमरान खान को नुकसान पहुंचाया, शायद किसी ने नहीं पहुंचाया। शहजाद अकबर आ जाए ना पाकिस्तान, इतना सोनी का था ना, उनको भी तो रीथिंकिंग करनी चाहिए ना, सोल सर्चिंग करनी चाहिए ना। इधर जरदाक दाऊद साहब बैठे हुए थे, वो कहाँ होते हैं आजकल? उनका ठेका लिया था उन्होंने, याद है ना आपको? किस डैम का ठेका था? असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वो किधर गए साहब? उनके बारे में भी चेक कर लें, वो दोनों जीआईटी में भेजे हुए। वो भट्ट साहब मुझे आपको ले जाए ना तो दूसरी जंगे अजीम का धमाका हम मान जाएंगे। इनके पास जो जाता है हम मान जाते हैं, हुकूमतों के लिए ये कोई इशू नहीं है। मुझे ये बता दें, अल कादर हो, तोशाखाना हो, साबिक वजीर आजम जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन थे बैरून मुल्क, उनकी कितनी जायदादों के सुराख लगे हैं, उनके बच्चों, पाकिस्तान की जो लोगों के पैसे थे उस बजट से कितने खरबपति हुए हैं, और मौजूदा पीडीएम के लोगों के बच्चे कितने अमीर हुए हैं। ये रंगबाजी ये बहुत कर चुके हैं। ये तो आपकी बात ठीक है। बड़ा एक मसला बन गया था, बहुत पुराना ढांचा निकला था, पता नहीं चल रहा था 5000 साल या 10,000 साल पुराना है। एक पुलिस वाले ने बता दिया था, उन्होंने कहा 500 साल पुराना है। उन्होंने किਵੇਂ पता लगा? कहता बक पे है। तो वो तो खैर हमें पता है, वो तो हम जानते हैं। कादी साहब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 3 जून लाहौर डिफेंस फेज 5 जलाल संद के सामने एक बंदे ने 2 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट की बैरून मुल्क। उसके घर एक एसपी लाहौर के ही ने छापा मारा, 150 के करीब बंदे थे, आईटी के वो काम करते थे। उसकी माँ को रुसवा मुबैना तौर पे किया, उसके भाई को, भाभी को, उसको, और अब उसने सारा बिजनेस समेट कर कुछ रोज कबल दुबई और अमेरिका शिफ्ट हो गया। और खुदा के वास्ते आप तो जो मुल्क से, वतन से प्यार करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं पाकिस्तान की, आप उनको मुल्क से भागने पर मजबूर कर रहे हो। आप जब तक पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं करेंगे, इंतकाम को दफन नहीं करेंगे, इधर कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। कादी साहब सच मान जाए, आप तो साहब साहब आज ही खबर थी कि आईटी में हमारा जो $5 बिलियन का जो था टारगेट, वो पूरा नहीं हुआ। अलमन 2.6 बिलियन हमने जो कि $160 बिलियन इंडिया कमाता है सिर्फ आईटी से, और जो है ये इधर ये हालत है। मगर कोई बात नहीं, हम जो है वो भारत की मिसाल ना दिया करें, वहां 5 साल जमहूरियत चलती है, यहां पर जमहूरियत चलने देंगे तो आईटी भी परवान चढ़ेगी ना काजी साहब। आप उसका हमारे साथ कंपैरिजन नहीं बनता। भारत आप बिल्कुल छोड़ दें। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बर्बादी की 77 के मार्शल लॉ ने, ये जो जहरीले पौधे लगाए अब गमलों में और जाली शख्सियात की तामीर की गई मीडिया पर और लीडर बना के आप और मेरे ऊपर थोपे गए, वो उनकी वजह से हुआ। भट्ट साहब या नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते? जेडी पलीरी लगी सी 77 वो ही तो चल रही है। कभी मार्शल लॉ के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी शेरवानी पहन के आ जाते हैं। क्यों भट्टी साहब? काजी साहब मैंने गुजारिश किया है कि पिछले 15 माह में मुझे आप भी और दो भी सारे साथी बताएं, इन्होंने, मैं शहबाज शरीफ साहब की कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, शरीफ फैमिली में अच्छे लोग हर जगह अच्छे हैं। 15 माह में साइज सहाफत को कुचलने और सियासी मुखालफिन का खात्मा करने के अलावा इन्होंने मुल्की मफाद में एक काम किया हो, मुझे वो उसकी निशानदेही करें दोनों। क्या बिजली कम हुई हो, क्या रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी हुई है, 40% से ज्यादा महंगाई हो गई है, क़ुव्वत खरीद पाकिस्तान में रही नहीं। आपके जो सारी उम्र के इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। खुदा के लिए
ये चंद लुटेरे मुल्क से भाग अच्छा जाएंगे। भट्टी अब साहब, पाकिस्तान वो को जो बचाने 20 अरब की अपना आर्टिक में हुई थी गड़बड़, और खुद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से बयान दिया था, तो उस पर भी सुना नैब काम करेगा। मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं, कोई ऐसा होने वाला है काम भट्टी साहब? नहीं, इस नैब को भी खत्म होना है इस मुल्क में, अब ये खत्म हो रहा है। कादी साहब आपको याद होगा साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हमें मिले और कुछ लोग थे। अब जिस निगरान शख्स का आ रहा है ना, ये वाकया उन्होंने सुनाया था कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने चाह रहे, तो इन्हीं साहब ने मुबैना तौर पर उन्हें कहा साढ़ा हिस्सा लाओ। कादी साहब खुदा के वास्ते इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, जो आइन की रूह है उसके मुताबिक चलाएं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, मुखलस पाकिस्तानियों को, काबल पाकिस्तानी को, आइन और कानून को समझने वालों को, उन पर अमल दरामद करने वालों को लाएं। अब तजर्बे छोड़ दें, आपने बहुत से 50 लाख से जायद थैले गायब हुए हैं भट्टी साहब, नैब ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। रिकॉर्ड जिसे कहते हैं कुछ अंग्रेजी नहीं में। कर सकता, थैले नहीं। मैं इन निगरान हुकूमत में जो हुआ है, कुछ चीजें मेरे पास भी हैं कादी साहब, बेपनाह चीजें हैं, लेकिन कहां जाए? ये तो माने ना कि किसी की निगरानी में ही हुआ है सब कुछ। चले कोई बात निगरानी नहीं। में क्या पूरा बेनिफिट है, बेनिफिशियरी हैं सारे ये लोग, ऐसे तो नहीं लेकिन हुआ। भट्टी साहब, कादी अब तो साहब हम क्या इसके- वजह है? जी क्या फरमाया आपने? मुझे ये बता दें कादी साहब, आप और दोनों शहजाद पर निगरान हुकूमत 90 दिन में आती थी। चलो जियाउल हक आया, 90 दिन की बजाय 11 साल निकाल गया, वो समझ आती है, मार्शाल्लाह था। मुशर्रफ साहब 90 दिन के लिए आए, वो निकाल गए, मार्शाल्लाह था। अब ये पंजाब और केपी में क्या मार्शाल्लाह मुल्क में? मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि आप जमहूरियत नहीं चलने दे रहे। 15 सालों से 2008 से तसलसल है जमहूरियत का, जमहूरियत अभी तक टूटी नहीं। तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को भी 5 साल दिए गए पूरे, नून लीग को भी दिए गए, पीटीआई से चलो आपने 4.25 साल बाद उनसे हुकूमत छीन ली गई। वो साइफर सही था नहीं था, उस पे मैं नहीं ये आता। भी गलतफहमी आपकी। हमने भट्टी साहब, निज़ाम एक ही होता है, वो माशी होता है, उसको चलाने के 2 तरीके होते हैं, एक मार्शल लॉ, एक जमहूरियत। जमहूरियत में भी हमारी खाल खींचते हैं, मार्शल लॉ में भी हमारी खाल खींचती हैं। बिला वजह ये शोगल सोसाइटी हमें इस भूल भुलाइयों में डालती है। वो मार्शल लॉ आ गया था, वो आ गया था, और तुझे भी नहीं जानते बमा मार्शल लॉ हो बमा कोई हो। यानी वो 70 साल से एक ही निज़ाम है, एक ही सिलसिला जारी है। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम मैशत पे बात करेंगे, जो मैंने पहले भी कहा, फेस्टिंग वूंड, और फिर ये IMF ने क्यों हमारे 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को जो है वो ज़िम्मेदार करार दिया। हमारा पिछला प्रोग्राम जो नाकाम हुआ है शौकत तरीन साहब, रसाक डार साहब के हवाले से, क्यों ये बातें हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ हम ये भी देखेंगे ये 2.3 ट्रिलियन यानी 2300 अरब रुपए के जो असासे हैं, ये माशाल्लाह अब किस समत जा रहे हैं, और इन्हें क्यों एक पूल किया जा रहा है, और क्यों जो एक सॉवरन फंड बनाया जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे किसी माहिर मस्जिद की जो रोशनी में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है नोटेड इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। हुजूर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये आज की खबर है कि 2.3 ट्रिलियन के असासे आइडेंटिफाई करके एक सॉवरन फंड बनाया जाएगा, और उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए गालबन जो लॉज हैं, प्राइवेटाइजेशन एक्ट है या प्रोक्योरमेंट एक्ट और दीगर कानून, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये क्या कोई फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं? ये ज़रा आवाम क्या समझे इसको आसान ज़बान में, जनाब खाकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहली बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के अलावा पाकिस्तान के पास इस मसले से निकलने का कोई हल नहीं है। आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो ब्लीड कर रही हैं। अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की जो PIA है उसका 2022 में 88 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में 2500 अरब से ऊपर है, और अब सुनने में ये आ रहा है, जो सरकारी फिगर्स हैं वो कहते हैं कि 1700 अरब रुपए का गैस सेक्टर का डेट है, बट जो IMF का ख्याल है कि वे शायद इससे भी ज़्यादा है। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि पहले तो ये फैसला कर लीजिए कि क्या हम इनको बेचना चाहते हैं या ख़ुद चलाना चाहते हैं। आसान अल्फाज में टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट सेक्टर चलाता है, बिजली का सेक्टर गवर्नमेंट चलाती है। आप इन दोनों में मुल्क में फ़र्क देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल फिर मेरे दोस्त आपसे बात करेंगे। हमें बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन से हम डेट रिटायर करेंगे 25 साल पहले जब ये कानून बना,
कैसर बंगाली कहते हैं 100 से ज़्यादा प्राइवेटाइज की यूनिट्स मुस्लिम लीग नून ने 90% पर हाउसिंग सोसाइटी बन गई, कर्जे का पहाड़ खड़ा हो गया। वो तमाम फ़ज़ाइल कहाँ हैं प्राइवेटाइजेशन के, जो शायद दीगर ममालिक में तो मिले मगर हमें भूख मिली और ना ट्रिकल डाउन हुआ। ये क्या सिलसिला है? तो मैं ये गुजारिश करूं कि दो जगह पे तो आपको बिल्कुल क्लियर इसका एक बेनिफिट मिला है। एक, अगर आपने टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज ना किया होता तो मैं आज फ़ोन लगवाने के लिए 15 साल के लिए लाइन में खड़ा होता। और दूसरा ये देखिए कि मुल्क में 2-3 बैंक जो सरकार चला रही है, मैं नाम ले देता हूँ हालांकि लेना नहीं चाहिए, फर्स्ट वुमेन बैंक, SME बैंक नुकसान कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। आपके बाकी 4 बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में हैं। ना सिर्फ वो आपको टैक्सेस की मद में एक खतीर रकम दे रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छी रकम दे रहे हैं, बल्कि डॉक्टर साहब हम क्यों पैसे मांगते फिरते हैं? अगर ये इतनी इसके फजाइल थे तो वाई वी आर अमंग्स दी वर्स्ट 3-4 कंट्रीज जो डिफॉल्ट के किनारे पे हैं। हमने ये न्यू लिबरल पॉलिसीज 80 से अपनाई थी, तो वाई हम शर्म आती है 88 रुपए का $1, 88 अफगानी का, हम 3.25 रुपए का $1 ले रहे हैं। वाई वेयर आर दोज रहमतें? ठीक, एक तो ये है कि हमने उसके बाद एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने अपनी PIAs को प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने इनको स्टेट था। अब जो मसला हमारा ओवरऑल बन गया है ना कि हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टेट फुटप्रिंट से चला रहे हैं, क्योंकि सारी गुफ्तगू आज आपने उस पे रखी है तो हम आगे चलते हैं। हम इसी तरह बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हैं ऑन आर एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट हमारी जो ये बार बार IMF के जाना है, अगर इसकी एक वजह हम समझना चाहें तो वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट टू GDP है वो 9% है और हमारी इंपोर्ट टू GDP 22 से 25% है। ये जो खसारा होता है रेमिटेंसेस करके भी हम बार बार IMF के पास जाते हैं और हम ये काम नहीं कर पाए। एनर्जी का इसमें कलीदी रोल है, SOEs का कलीदी रोल है, ये मुल्क को इनएफिशिएंट कर रही हैं। यहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ चूँकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चली गई है, मुल्क की पैदावारी सलाहियत कमज़ोर हो गई है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। आपको कोई ना कोई डाइवेस्टमेंट का मॉडल बनाना पड़ेगा इस मुल्क में, तब ये चीज़ आगे चलेगी। भट्टी साहब आप बात करना चाह रहे हैं, मैं बाद में सवाल करता हूँ, आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, वो तो एक रहनुमाई फरमाया आपने, जैसे फरमाया PIA खसारे में जा रहा और ये बात सच है, रेलवे वापडा, तो इन एक हुकूमत होती है, हर जिम्मेदार कौन है? कहाँ इतनी खामियां होती हैं कि क्या वहाँ सियासी भर्ती की जाती है, कमीशन ली जाती है, जबकि इसी PIA से को बहुत सी एयरलाइन ने कामयाबी का सफर शुरू किया। क्या हमारी क़यादत में भी कहीं ना कहीं खामियां रही कि वो पाकिस्तान के अदारों को सही नहीं चला सके और कोड़ियों के भाव बेचने के लिए इन्होंने दिवालिये की तरफ हमें ले गए और हमारे पास बज़ाहिर ऑप्शन कोई नहीं लग रही प्राइवेटाइजेशन की? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ओवरऑल सारी ही चीज़ों में एक डेग्रेडेशन, यानी कि हम नीचे की तरफ गए हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस में। हमने कभी PIA के बोर्ड को प्रोफेशनल बोर्ड बनाकर ये नहीं किया कि हम उसको चलाएं। हमने जब भी PIA के CEO को अपॉइंट किया तो ये नहीं सोचा कि ये एक कॉरपोरेट सेक्टर का इंसान हमें चाहिए या खातून हमें चाहिए जिसका एयरलाइन का एक्सपीरियंस हो। एयरलाइन चलाना एक फ़र्क चीज़ है, जहाज़ उड़ाना एक फ़र्क चीज़ है। इसी तरह आप बाकी एनर्जी सेक्टर में आ जाएं, हमने कभी भी इन सेक्टर्स को, ये जो एंटिटीज़ हैं, इसको कमर्शियल एंटिटीज़ नहीं सोचा। आप कभी ये सोचिए कि कोई PIA में या इसको ले लीजिए एनर्जी में या रेलवे में, क्या वो ये सोच रहा है कि मेरा मेजर ऑफ सक्सेस, भट्टी साहब पता है क्या होना चाहिए, कि मेरा जो शेयर होल्डर है उसका रिटर्न मैक्सिमाइज हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। आप मुझे बता दीजिए कि कोई अदारे में एक शख्स बैठा ये सोच रहा है? नहीं सोच रहा ना। आप जब जाते हैं किसी टेलीकॉम के या किसी बैंक के, तो वो ये तो नहीं चाहते कि आप एज ए कस्टमर भट्टी साहब दोबारा ना आए उनके पास। उसके बाद हमने कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट किया। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये बताइए मैं वर्ल्ड बैंक की फिगर कोट कर रहा हूं कि हमें जो हमने IPPs लाए थे $45 बिलियन 10 साल में हम ब्लीड हुए। मेरी नाचीज राय में अगर हम इंडस्ट्री जो बंद हुई या यहाँ से निकाल के ले गए बहुत ज़्यादा हुए। दैट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस 1993 जब हेजल ओलेरी आई थी और कहती थी ये सेंचुरीज के मुआहदे हैं, और इवन फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि वो हमारी बर्बादी का आगाज़ था। तो बिजली तो लेके बैठ गई, 51 रुपये का यूनिट है, कैपेसिटी पेमेंट है, 2 नंबर मुआहदे हैं, किकबैक्स, तो ये तो बर्बाद हो गए डॉक्टर साहब हम।
सो अब ये जो सेक्टर है ना जी, अगर आप एनर्जी के सेक्टर को हजूर ठीक नहीं करेंगे तो एनर्जी का सेक्टर मुल्क की एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को और डोमेस्टिक लोगों के सुकून को ख़त्म कर देगा। और मुझे अब आपने 2 मिनट अगर देने हैं तो एक बात मैं कहूँ, इसमें ये जो एक ज़बान इस्तेमाल होती है ना पाकिस्तान में कि लो हैंगिंग फ्रूट है, कौन सा लो हैंगिंग फ्रूट है इस मुल्क में? कोई लो हैंगिंग फ्रूट एनर्जी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपने ये काम करना है तो शुरू कीजिए। IPPs के जो मुआहदे हैं उनको आपको रीनिगोशिएट इन टर्म्स ऑफ डेट करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह आपके पैसे वापस जा रहे हैं वो 5 की बजाय 10 या 10 की बजाय 15 साल पे डेट रीप्रोफाइल हो। फिर आपको इसकी एक मार्केट बनाना पड़ेगी ताकि कोई भी किसी से बिजली खरीद सके और उसकी वजह से एक कंपटीशन पैदा हो। डॉक्टर साहब जो आवाज़ गैस है, जी जी प्लीज़ गो हेड, आवाज़ रुकी थी थोड़ी देर के लिए, गो हेड। आपकी जो गैस है वो आप डोमेस्टिक में जब देते हैं तो ज़ाया करते हैं। अब मैं बहुत ही कलीदी फंडामेंटल गुफ्तगू आज इसलिए कर रहा हूँ कि अब वक्त वो है कि हम फंडामेंटल बातें करें। गैस सेक्टर में जो डोमेस्टिक में गैस जाती है इसको बंद कर दीजिए, ना हीटिंग होगी ना खाना पकेगा। आप इसको इस चीज़ से निकल जाइए, ना ही पानी गर्म होगा। ये सब कुछ बिजली पे ले जाइए और गैस को सस्ती बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुल्क में सारे डिस्कोस को आपको छोटा करके सेल करना पड़ेगा। घर घर जाकर कोई हुकूमत बिल ला सकती है? आप खुद दोनों सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा काम किया जाए। सो एक एनर्जी ट्रांजिशन मांग रहा है पूरा एनर्जी सेक्टर। अब ये जो सिम्टम्स हैं, हम हमेशा वो डिस्कस करते हैं, सर्कुलर डेट बढ़ा है। भाई 85% कलेक्शन होगी अगर लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे जो नेपरा ने दिए हैं, अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि अदारे इनएफिशिएंट हैं, तो बढ़ेगा ही सर्कुलर डेट। कि डॉक्टर साहब ये जो हम इनपुट के पैसे देते हैं, इनपुट भी हम मैंने 93 के मुआहदे ये छपे थे, डॉक्टर मुनीर कमाल का एक छपा था फाइनेंशियल टाइम्स में, वो भी इनपुट भी हम दे रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट भी हम दे रहे हैं। जो आपने लगाए वो सारे पुराने थे IPPs, मतलब जो बेड़ा घर का हुआ 93 से हमारी इंडस्ट्री का, तो वो उसमें कैपेसिटी पेमेंट भी तो है, उसमें इनपुट भी तो आप दे रहे हैं। सो मैंने यही कहा कि आपको IPPs के साथ जब रीनिगोशिएशन करेंगे तो ये कैपेसिटी पेमेंट को ही, डेट को आगे ले जाकर हम कम करेंगे और इसका बोझ अगले 5 साल के लिए कम कर देंगे। जो दूसरी बात मैंने कही कि आप अगर गैस निकाल देंगे सिस्टम से डोमेस्टिक की, तो ये जो बिजली 8-9 हज़ार मेगावाट पे इसकी आ जाती है डिमांड सर्दियों में, गर्मियों में 30,000 और सर्दियों में 8,000। जब ये 8 की बजाय 20,000 बिकेगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी उस चीज़ की जिसका आपने जिक्र किया कि कैपेसिटी पेमेंट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। अब बात असल ये है जो हमें करने वाली है कि आखिर ये सब चीज़ें जो हम अब आपके सामने रख रहे हैं ये हो क्यों नहीं रही। जो सवाल भट्टी साहब के जहन में आता है कि क्यों नहीं हम PIA को कर पाते, हम क्यों इसलिए नहीं कर पाते कि पहले तो ये फैसला कीजिए क्या आपके पास स्टेट एपरेटस है जो ये सारे काम कर सके। निहायत अदब के साथ मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी भी मिनिस्ट्री में जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें ये प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं हैं। आपको ये प्रोफेशनल सेटअप्स लाने पड़ेंगे जो एनर्जी को समझते हों, जो बजटिंग को समझते हों, जो प्राइवेटाइजेशन को समझते हों, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हों। वरना आप मुझे 5 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा और मैं छोटा अरसा भी नहीं कह रहा, आप 3 साल बाद। एक लम्हे के लिए भट्टी साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब। जी कैसा बड़ा उन्होंने कहा, लेकिन देखें राइट मैन फॉर राइट जॉब तो होना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान मुल्क की तरक्की के लिए अपने ज़ाती और ख़ानदानी वसाइल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब तक खसारे में चलाएगी तो बढ़ता जाएगा। लेकिन CO गलत लगाया तो उनसे पूछे क्यों PIA खसारे में गई, क्यों रेलवे खसारे में गया, क्यों इतना लाइन लॉसेज हो रहे। इनके अपने ज़ाती कारोबार में तो 1 रुपया नहीं होता। तो मेरा ख्याल है अब फैसले बड़े करने होंगे। मैं तो डॉक्टर साहब की बात से एग्री हूँ। भट्ट साहब मुझे पता है। अच्छा खकान भाई, मैंने एक दफ़ा मैं TV पे बैठा था तो मुझे फ़ोन आया कि सलमान शहबाज साहब बात करना चाहते हैं, कुछ लाइव चल रहा था। तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि हजूर आपके तबके ने 2 मिशनें चलाई, एक आपकी निजी थी जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया, एक मेरी थी। एक ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मेरी मैशियत का बुरकस निकल गया और आपको देख के बिल गेट शर्माता है। इसकी कोई वजह समझ आती है आपको?
देखिए, बात तो ये है कि हर एक को अपना कारोबार करने की आज़ादी है, पर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। वो तभी बनेगी कि ये जो ओवर रेगुलेटेड गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है ना हमारे पास, एक तो पहले ओवर रेगुलेटेड हैं हम इन टर्म्स ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, जो अदारे आके आपको चेक करते हैं। फिर गवर्नमेंट खुद एनर्जी भी चला रही है, एविएशन भी चला रही है, रेलवे भी चला रही है, एफडब्ल्यू को भी अगर आप शामिल कर लें तो रोड नेटवर्क भी चला रही है, एनएचए को शामिल करें रोड्स भी बना रही है। खुदारा ये किस मुल्क में होता है? आपको इसकी इन एफिशिएंसी से निकलकर आपको प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी लानी पड़ेगी इन चीज़ों में। और दो मिसालें आपके सामने आप जी 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 डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानब से 7 रुपए बिजली महंगी, डॉलर भी आज 2 रुपए ऊपर चला गया। IMF के साथ मैं मुआहदा मजीद करूं तो मेरी एक्सपोर्ट जो है इस कंट्री की चलना, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि ये एक्सपोर्ट अब मुमकिन रहेगी इस बिजली के तनासब के साथ। दूसरा, मैं आपसे पूछूंगा कि जाती हुई हुकूमत को ये जो बेचने वाली चीज़ें हैं ये अब याद आई हैं, जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने भी नहीं बेचा। खसारा क्या अब नज़र आया? जिस हुकूमत ने आकर इलेक्शन करवाने हैं वो बेचेगी, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? काइंडली दोनों छोटे से सवालों के जवाब मेहरबानी फरमाइएगा। देखिए, जो पहला सवाल है आपका, ये निहायत ही अहम है। जिस तरह अगर रीजनली हम इनकम्पिटिटिव हो रहे हैं चीज़ों में, बिजली में भी हो रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी में भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर की यील्ड्स में भी हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैंने तो एक चीज़ रखी थी, आपने 3 चीज़ें सामने रख दी। इन सब चीज़ों को टर्न अराउंड कर किए बगैर, पैदावारी सलाहियत बढ़ाए बगैर आप दुनिया को कुछ नहीं बेच सकते। अब पहले तो हमने एनर्जी की बात की, एनर्जी के लिए अब करना क्या है? अब ये अगर मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं, ये मेरा इंटरव्यू नोट कर लीजिएगा, कभी भी वापस आएंगे इनके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और तीसरी राह फरार हमने आज रखी, पर इनको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। इनको अमली जामा पहनाने के लिए मेरे से बेहतर एनर्जी को समझने वाले 5-6 लोग आपको बैठाने पड़ेंगे। मैं आपसे फायदा उठाना चाहता हूं। नंबर 1, ये खसारे वाले तो छोड़ें, प्रॉफिट वाले ये पहले बेचते हैं। आप रूजवेल्ट जो हुआ उसके बारे में भी बहुत सी बातें आ रही हैं। एयरपोर्ट जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, कहते हैं प्रॉफिट वाले, यानी दे आर नेशनलाइजिंग द लॉसेस एंड प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना या डाइवेस्टमेंट है, इसके कई प्रोसेसेस होते हैं। आप एक तो प्रोसेस होता है कि किसी को आप बेचते हैं और वो फुल कंट्रोल ले ले, किसी को आप बेचते हैं जिसमें मार्जिनल कंट्रोल, यानी कि जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल देते हैं। कई दफ़ा आप स्टॉक मार्केट पे जाते हैं। तो यही आपने सोचना है कि मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर का रिटर्न। शेयर होल्डर मैं हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। जो दूसरी बात इन्होंने IMF की मैं इस पे कहूँगा एक निशिस्त रख लें कि क्यों IMF के होने के बावजूद मुल्क में इस वक्त लोगों को दिक्कत दिखाई दे रही है। ये दिक्कत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज 24 दिन गुजर गए हैं IMF के मुआहदे को। क्या आपने कोई कलीदी तब्दीली की है अपने कामों में? क्या आपने डेट की कोई टीम बनाई है जो डेट की रीप्रोफाइलिंग कर रही है? ये एक चीज़ है। आपको 28 अरब डॉलर जमा करने हैं, इस वजह से आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो हमने एक तरफ फंडामेंटल गुफ्तगू की है, एक शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस की बात की है। बात यह है कि एक IMF के होने के बावजूद, और मैं बहुत प्रोपोनेंट रहा हूँ इस चीज़ का, और यहाँ तक कि मैंने कहा है कि कुछ भी हो जाए इन दी एंड IMF ही होगा, डिफ़ॉल्ट से पहले हो जाए तो बहुत बेहतर है, और अल्लाह ने किया कि वो हो गया। बट आपको बाकी काम शुरू करने हैं। आप ICU की टेबल से सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में हैं। अब बताइए कि वो काम करने की हमने बिजली की बात की, प्राइवेटाइजेशन। सॉरी, मुझे वक्त की दीवार हायल होती है। बहुत एनलाइटन किया जनाब डॉक्टर, और बड़े बेलाग तबसरा। आपका बहुत शुक्रिया। माइंदा भी आपको जहमत देते रहेंगे डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत से जो है हमें समझने में आसानी हुई। मेरा एक छोटा सा सवाल है भट्टी साहब, ये जो काम है ये पहले नहीं होता था। मिसाल के तौर पर आप हुक्मरानों को देखें, नेहरू जो है वो नई इंडस्ट्री चलाता था, टाटा बिरला चलाता था। जब टाटा बिरला इंडस्ट्री भी चलाएगा, हुकूमत भी चलाएगा, तो हम किधर जाएंगे भट्टी साहब? बस ना, इसीलिए एक मिसाल है, उसका मुल्की इलाज से तो नहीं। जब चोरों को चौकीदार बनाते हैं तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, राइट मैन फॉर राइट जॉब।
जिसको ला देनी है उसकी कॉम्पिटेंसी देखें, उससे अपनी लॉयल्टी ना देखेंगे। वो आपके साथ बढ़ा रहा है और मुल्क को कंगाल कर रहा है। बड़े फैसले करने होंगे लेकिन मुल्की मफाद में, ज़ाती मफाद में नहीं। इसी में बेहतरी है और बर वक्त फैसला करना ही बेहतर है। बड़ी साहब, वो अभी ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट खातून की एक ख़बर चल रही है, पाकिस्तान की माशी मुश्किलात का कोई फौरी हल नहीं है। मेरी मुश्किल का हल कोई नहीं। वो क्या था व्हाट्सएप कि तेरा मुतबादिल कोई नहीं। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। आसान हो गई। बात ये है आरिफ साहब, अमेरिका ने भी कह दिया कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात का फौरी कोई हल नहीं। अभी मुआशरतदान एक समझदार आदमी ने भी यह कह दिया कि फौरी तौर पर आम वेंटिलेटर पे है। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी छोटी सी है हाँ। कि इन हालात में जो निगरान हुकूमत आ रही है उसने इलेक्शन की तरफ जाना है या ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियां देने की तरफ जाना है, या ब्यूरोक्रेट्स को हेलीकॉप्टर देने के लिए जाना है। हमें तो ये तय कर लेना चाहिए। एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, आपके अदारे समात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत सहाबत पर कदगन लगाने के लिए वजीर इतलात मरियम औरंगजेब साहब किसको खुश करने के लिए पैमरा ऑर्डिनेंस लाई है। क्या सारे पूरे मुल्क को पीटीवी बनाना चाहते हैं? खुदा का खौफ करो यार। अपनी खामियां अपने चेहरे पर लगे हुए निशान खत्म करने की बजाय आप एक आवाज है सच जो कोई भी समझ नहीं आती। बट्टी साहब, ये कानून इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं कल। ये हो गई इनके खिलाफ, अब इनकी बारी अगली आएगी एहतसाब की, और वो एहतसाब अल्लाह करे कि सिलेक्टेड ना हो, क्रॉस दी बोर्ड हो। आज ये जो तलवारें सहाफियों की शाह रख के करीब कर रही हैं, याद रख रहे हैं सहाफी इनके बारे में भी सच कहेंगे। ये खत्म हो जाए, किसके लिए खुश करने के लिए कर रहे हैं। आपको पता है ना, हमारे को होस्ट नहीं है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो जनाब हुजूर, आप कैसे देखते हैं? हजरत, बात यह है कि एक तो IFJ ने प्रेस रिलीज जारी की है, हमने उनको कंप्लेन की थी, लिखा था। IFJ ने वाज़िया तौर पर यह प्रेस रिलीज पाकिस्तान में भिजवाई है कि ये मीडिया वर्कर का जो बिल है ये कवानीन के खिलाफ है। अब सवाल यह है, दूसरी मरियम औरंगजेब ने जो बात की है कि सहाफियों को लूप में लिया गया, उन सहाफियों ने भी तरदीद कर दी है। अब तीसरी बात यह है कि पैमरा जो है वो रेगुलेट लब जान गए लूप भी आने वाले, ऐसी कड़ी मुश्किल दी गल नहीं मिले। इत्तेफाक ये है जो लिफाफे लेने वाले थे वो भी नहीं मिले इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सारे सहाफियों की कटी है। क्लोजिंग है। सहाफत में आखिरी फिक्रा ये है कि ये कानून को हम सहाफी नहीं मानते। भट्टी साहब की मैं बात पे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि मुल्क में दो मैशतें हैं, एक हुक्मरानों की जो कारोबार भी कारोबार सियासत भी करते हैं, और एक गरीब अवाम में पिसे हुए, एक रक्शे पे एक मोटरसाइकिल पे छः बैठे हुए। इन दोनों की मैशत बशक के ऊपर नहीं जा सकती। तो कोई इंसाफ, वरना फिर तारीख खुद अपना इंसाफ करती है। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।